आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं द मर्चेंट ऑफ वीनस प्ले के एक्ट 1 के सीन 2 की लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन को। तो इस सीन के अंदर हम दो कैरेक्टर्स को देखेंगे, एक है पोर्शिया और दूसरी है नेल्सा। पोर्शिया जो है ये बेलमोंट पे रहने वाली एक हायरस है जिसका बाप अभी अभी मरा है और इसके पास मतलब काफ़ी दौलत है, लेकिन इसके बाप ने एक शर्त रखी है, गेम ऑर्गेनाइज की है कि जो भी उस गेम को जीतेगा वही इसकी बेटी पोर्शिया को विन कर पाएगा। और ये है इसकी वेटिंग लेडी यानी इसकी नौकरानी जो इसके साथ होती है नेरिसा। तो इस सीन के अंदर ये दोनों डिस्कस करेंगे कि पोर्शिया को विन करने के लिए जितने भी शूटर्स आए हैं वो कैसे हैं, वो किस नेचर के हैं। तो ये इस बारे में ही सारी बातें होंगी इस सीन के अंदर। तो हम अपनी ट्रांसलेशन को स्टार्ट करते हैं। ट्रांसलेशन स्टार्ट होती है, सीन 2 है बेलमोंट। बेलमोंट के अंदर ये सीन है। पहला सीन जो था वो वीनस के अंदर था, ये जो है ये बेलमोंट के अंदर है। तो ये दो मेन जगह हैं जो कि इस प्ले के अंदर ज्यादा दिखाई जाएंगी। रूम इन पोर्शियाज हाउस, पोर्शिया के घर के अंदर एक रूम है जहाँ पे ये सीन है। इंटर पोर्शिया नेरिसा, पोर्शिया और नेरिसा ये दोनों इंटर होती हैं। पोर्शिया की लाइन में कहती है बाय माई ट्रुथ, बाय माई ट्रुथ यानी ट्रुथ का मतलब है ट्रुथ, यानी अगर मैं सच सच कहूँ ना नेरिसा, माई लिटिल बॉडी इज अ वेरी ऑफ दिस ग्रेट वर्ल्ड। वेरी का मतलब है ये एक आर्चेक, आर्चेक कहते हैं ओल्ड वर्ड, ये वेरी के लिए एक ओल्ड वर्ड है। यानी पहले यूज होता था अवेरी, आज के टाइम के अंदर यूज होता है वेरी, यानी ए के बगैर। वेरी का मतलब होता है तंग आ जाना, परेशान हो जाना। तो पोर्शिया कहती है कि मेरी ये जो लिटिल बॉडी है ना, मतलब मेरी ये जो नाजुक बॉडी है, ये इस दुनिया से उकता गई है, तंग आ गई हूँ मैं इस दुनिया से। नेरिसा जो होती है वो कहती है यू वुड बी, यानी स्वीट मैडम आपको तंग होना भी चाहिए, यानी आपको परेशान होना भी चाहिए। इफ योर मिजरीज, अगर आपकी जो परेशानियां हैं वर इन द सेम अबेंडेंस, वो उतनी ही ज्यादा हैं एज योर गुड फॉर्चून्स आर, जितनी आपकी मतलब अच्छी फॉर्चून है वो है। यानी वो कहना चाह रही है कि अगर आपकी परेशानियां जो हैं वो उतनी ही हैं जितनी आपकी जो गुड फॉर्चून्स हैं, जो अच्छी किस्मत है, तो आपको परेशान होना चाहिए। एंड येट, और अगरचे फॉर ऑट आई सी, ऑट का मतलब होता है कुछ, यानी जहां तक मैं देख रही हूँ, जहां तक मुझे नजर आ रहा है ना, दे आर एज सिक, यानी वो लोग जो कि दैट सरफीट विद टू मच, जो कि जिनके पास बहुत ज़्यादा चीज़ होती है खाने पीने की, या मतलब दुनिया की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सीधा सीधा कह ले कि जो बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं ना, वो क्या होते हैं कि दे आर एज सिक, वो इतने ही ज़्यादा मतलब परेशान होते हैं, इतने ही ज़्यादा बीमार होते हैं एज दे, उन लोगों की तरह, दैट जो कि स्टार्व विद नथिंग, जिनके पास कुछ भी नहीं होता। यानी वो कह रही है कि जहाँ तक मैं जानती हूँ या जहाँ तक मैंने देखा है इस दुनिया के अंदर, वो लोग जिनके पास सब कुछ होता है ना, वो इतने ही परेशान या बीमार होते हैं जितने वो लोग होते हैं जिनके पास कुछ भी नहीं होता। यानी इस दुनिया के अंदर जो बहुत ज़्यादा अमीर है और जो बहुत ज़्यादा गरीब है, वो दोनों जो है ना वो परेशानियां फेस कर रहे हैं। इट इज़ नो मीन हैप्पीनेस। अच्छा, मीन का मतलब होता है ऑर्डिनरी, तो अगर ऑर्डिनरी के साथ मीन के साथ नो आ गया तो मतलब वो उसका ऑपोजिट मीनिंग दे रहा है। तो यहाँ पे मीन का मतलब था ऑर्डिनरी, तो जब इसके साथ नो लग गया तो ये हो गया ग्रेट। तो वो कहती है कि इट इज नो मीन हैप्पीनेस देयरफॉर, यानी ये कोई छोटी मोटी खुशी नहीं है, टू बी सीटेड इन द मीन, कौन सी, कि अगर आप दरमियान में हैं, यानी अगर आप ना ज़्यादा अमीर हैं ना ज़्यादा गरीब हैं, तो ये एक बहुत बड़ी बात है, यानी बहुत ही खुशी की बात है, ये कोई मामूली बात नहीं है। अच्छा, सुपरफ्लूटी कम्स सूनर बाय वाइट हेयर्स। अच्छा, सुपरफ्लूटी, सुपरफ्लूटी जो है इसका मतलब यही होता है कि जब आपके पास हद से ज़्यादा चीज़ हो। तो वो कहती है कि जब कोई बंदा बहुत ज़्यादा अमीर होता है ना, कम्स सूनर, वो करीब आ जाता है, बाय वाइट हेयर्स, वाइट हेयर्स यानी ओल्ड एज के। यानी एक बंदा जो है वो बहुत ज्यादा अगर अमीर है तो उसकी परेशानियां भी उतनी ही ज्यादा होंगी, यानी एक बंदे का अगर बिजनेस बहुत बड़ा है तो उसकी परेशानियां भी उतनी ही ज्यादा होंगी, और परेशानियों के साथ बुढ़ापा जल्दी आता है। बट लेकिन कॉम्पिटेंसी लिव्स लॉन्गर, लेकिन जो कॉम्पिटेंट होते हैं ना बंदे, जो मॉडरेट वे में जीते हैं, जो किफायतशारी करते हैं, बचत करके जीते हैं, थोड़े में गुजारा कर लेते हैं, लिव्स लॉन्गर, वो ज्यादा देर तक जिंदा रहते हैं क्योंकि उनकी परेशानियां कम होती हैं। तो ये नेरिसा कह रही है। तो पोर्शिया जो होती है वो कहती है गुड सेंटेंसेस, यानी क्या बात है, कितनी मतलब कमाल की तुमने बात की पोर्शिया। सेंटेंसेस का मतलब है मैक्सिम्स, यानी ये एक तरह की जो तुम बातें कर रही हो ये आम बातें नहीं है, ये आप समझ लें कि ये मैक्सिम्स की तरह। मैक्सिम्स कहते हैं ना जो कहावतें होती हैं, जो पुराने लोगों की बातें होती हैं, जो कि सही भी होती हैं, तो वो वाली बातें हैं। एंड वेल प्रोनाउंस्ड, यानी ये बहुत ही अच्छी बातें हैं और बहुत ही अच्छी तरह से तुमने ये कही हैं। वेल प्रोनाउंस्ड का मतलब है कि तुमने बहुत अच्छी तरह से ये बातें डिलीवर की हैं। तो नेरिसा जो होती है वो कहती है दे वुड बी बेटर इफ वेल फॉलोड। तो नेरिसा कहती है कि ये जो बातें मैंने की है ना, ये और भी अच्छी हो जाएंगी
इफ वेल फॉलोड, अगर इनको अच्छी तरह से फॉलो भी किया जाए, यानी ये बातें सुनने में तो अच्छी हैं लेकिन अगर इनको फॉलो कर लिया जाए तो ये और भी अच्छी हो जाएंगी। तो पोर्शा जो होती है ना वो कहती है, अच्छा यहाँ पे पोर्शा की काफी मतलब लंबी लाइंस हैं, वो कहती है इफ टू डू वर एज इजी एज टू नो व्हाट वर गुड टू डू। तो कहती है कि अगर, इफ यानी अगर, टू डू कोई काम करना, वर होता, एज इजी इतना ही आसान, एज जैसा के, टू नो ये जान पाना, व्हाट वर गुड टू डू कि वो काम करना कितना अच्छा है। यानी फॉर एग्जांपल इस लाइन को मैं ऐसा समझाता हूँ कि फॉर एग्जांपल किसी ने आपसे कहा कि झूठ बोलना जो है ना वो बुरी बात है, तो ये कहने में कितनी आसान बात है, लेकिन मुश्किल तब होगी जब आप इसको फॉलो करेंगे, तो वो तब मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे भी वही कह रही है कि काश किसी चीज को फॉलो करना यानी उसके ऊपर अमल करना इतना ही आसान होता जितना उस चीज के बारे में जानना है। तो क्या होना था कि चैपल्स हैड बीन चर्चेस। तो जो चैपल्स होते हैं ना, चैपल्स कहते हैं छोटे छोटे जो चर्च होते हैं, ये ना चैपल्स होते हैं ये चर्च से छोटे होते हैं जो घरों के साथ लोगों ने बनाए होते हैं। तो कहते हैं कि अगर ये चीज होती ना तो चैपल्स जो होते हैं ना उन्होंने चर्च बन जाना था, एंड पुअर मैन्स कॉटेजेस प्रिंसेस पैलेसेस, और जो गरीब लोगों की झोपड़ियां है ना उन्होंने क्या बनना था कि उन्होंने शहजादों के जो महल होते हैं उस तरह से बन जाना था। यानी जो गरीब लोग हैं उन्होंने भी अमीर लोगों की तरह ही रहना था। अगर किसी काम को फॉलो करना इतना ही आसान होता कि जितना उस काम के बारे में जानना आसान है। इट इज अ गुड डिवाइन, डिवाइन यानी पादरी यानी फादर, यानी वो एक अच्छा पादरी होता है दैट जो के फॉलोज अमल करता है हिज ओन इंस्ट्रक्शंस अपनी कही हुई बातों पर। यानी जो पादरी होते हैं ना, जो फादर्स होते हैं, उनका काम होता है ना कि वो बाइबल की बातों को प्रीच करते हैं, लोगों को बताते हैं। तो कहती है कि जो जो पादरी होता है ना जो बाइबल की बातों के ऊपर खुद भी अमल करता है वो बहुत ही अच्छा पादरी होता है। आई कैन ईजियर टीच 20, यानी मैं 20 लोगों को ना बहुत आसानी के साथ सिखा सकती हूँ क्या, वट वर गुड टू बी डन, यानी 20 लोगों को ना मैं बड़ी आसानी के साथ बता सकती हूँ कि क्या करना अच्छा होता है, यानी कौन कौन से काम करने हमें चाहिए, ये बड़ा आसान होगा मेरे लिए 20 बंदों को बताना। देन बजाय इसके कि बी वन ऑफ द 20 टू फॉलो माई ओन टीचिंग, बजाय इसके कि मैं उन 20 लोगों में से एक बन के अपनी ही बातों के ऊपर अमल करूं यानी उनको फॉलो करूं, यानी ये चीज मेरे लिए ज्यादा आसान होगी कि मैं 20 बंदों को बताऊं कि क्या चीज या क्या काम करना अच्छा होगा, बजाय इसके कि मैं उन 20 में जाके अपनी ही बातों को फॉलो करूं। अच्छा, द ब्रेन यानी हमारा जो माइंड होता है, हमारी जो इंटेलेक्ट होती है, में डिवाइस, वो क्या करती है कि डिवाइस यानी प्लान बनाती है, तरतीब देती है, लॉज रूल्स को, फॉर द ब्लड, ब्लड का मतलब है कि हमारा जो जवानों वाला खून होता है, क्योंकि जो ब्लड होता है ना ये जब जवानी के अंदर होता है तो ये रूल्स वगैरह को फॉलो नहीं करता, लेकिन हमारा जो माइंड है ये रूल्स बनाता है इसी ब्लड के लिए, हमारे इसी पैशन के लिए कि हम इसको फॉलो करें। बट लेकिन अ हॉट टेम्पर, लेकिन जो गर्म दिमाग का बंदा होता है ना, लीप्स ओवर, वो फलांग जाता है अ कोल्ड डेकरे, डेकरे हुक्म को, कोल्ड यानी ऐसा हुक्म जो कि बहुत सोच समझ के बनाया गया है। अब कोल्ड डेकरे जो है ये उसी ब्रेन की डिवाइस को वो कह रहा है कि हमारा दिमाग जो है ना जिन रूल्स को बनाता है उसी की यहाँ पे बात हो रही है कोल्ड डेकरे, यानी एक ऐसा रूल जो कि बहुत सोच समझ के बनाया जाता है, उस रूल को एक गर्म दिमाग वाला बंदा हमेशा फलांग जाता है। यानी हमारा दिमाग जो है वो हमारे गर्म खून के लिए लॉस बनाता है, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि जो बहुत ही गर्म खून वाला बंदा होता है ना वो उन लॉज को भी मतलब नहीं मानता या उनको भी पीछे छोड़ देता है। सच अ हेयर इज मैडनेस द यूथ, ये जो यूथ होती है ना हमारी जो जवानी होती है किसी भी बंदे की, वो एक पागल खरगोश की तरह ही होती है। टू स्किप ओवर द मैशेज ऑफ गुड काउंसिल द क्रिपल, अच्छा मैशेज कहते हैं जाल को, नेटवर्क को, ऑफ गुड काउंसिल, गुड काउंसिल यानी अच्छी बातें या अकल वाली बातें, द क्रिपल यानी खराब, यानी ये जो यूथ होती है ना ये एक पागल खरगोश की तरह होती है जो कि विजडम की या अकल वाली बातों का जो एक जाल होता है ना उसको फलांग कर गुजर जाती है, यानी ये सारा काम खराब कर देती है। द क्रिपल का मतलब है कि ये सारा काम खराब कर देती है यूथ। अच्छा, बट दिस रीजनिंग, फिर ये सारी बातें करने के बाद ना अचानक उसको याद आया कि ये जो मैं ऊपर बातें कर रही हूँ, दिस रीजनिंग यानी ये जितनी भी मैं मोरलाइजिंग वाली इखलाकियात वाली बातें कर रही हूँ ना, इज नॉट इन द फैशन, ये अप्रोप्रिएट नहीं है। फैशन का मतलब है अप्रोप्रिएट होना। टू चूज मी अ हस्बैंड, कि मैं एक हस्बैंड चूज कर सकूं, यानी मेरे पास अब जो मेरी प्रॉब्लम है ना वो ये है कि मैं अपना हस्बैंड कैसे चूज करूं। यानी मेरे फादर जो है उसने एक गेम लॉन्च की है
तो उसके अकॉर्डिंग ही मेरा हस्बैंड जो है वो चूज हो सकता है। तो ये जो मैं ऊपर बातें कर रही हूँ ये टोटली उससे अनरिलेटेड है कि मैं अपना हस्बैंड कैसे चूज करूँ। अच्छा, ओ मी यानी ए मेरे खुदा, द वर्ड चूज यानी ये जो वर्ड है ये कितना मतलब चुभता है मुझे, चूज करने वाला वर्ड, कि मतलब कोई भी बंदा आएगा और वो अगर तो कैसे उसने सही मतलब कैस्केट चूज कर ली तो वो मुझे विन कर जाएगा, ये मुझे बहुत ही अजीब लगता है ये चूज वाला वर्ड। आई मे नाइदर चूज होम आई वुड, तो कहती है कि ना ही मैं चूज कर सकती हूँ कि मैं किसके साथ जाना चाहती हूँ, नोर रिफ्यूज, और ना ही मैं मना कर सकती हूँ होम आई डिसलाइक, कि किसको मैं पसंद नहीं करती, यानी दोनों मामलों में मेरी मर्जी है ही नहीं। सो इज द विल ऑफ अ लिविंग डॉटर, तो ऐसा है कि एक जिंदा जो बेटी है ना उसकी जो किस्मत है वो कर्व्ड यानी जकड़ी हुई है, उसको लगाम लगाई हुई है। कर्व्ड कहते हैं लगाम लगाना, घोड़ी की जो लगाम होती है ना, तो उसको लगाम लगाई हुई है बाय द विल ऑफ अ डेड फादर, एक मरे हुए बाप की वसीयत ने, यानी एक बाप जो है वो मर गया, उसने वसीयत कर दी अपनी बेटी के लिए कि जो भी ये गेम जीतेगा वो इसको जीत लेगा। तो अब मैं जो बेटी हूँ जो कि अपने बाप के मरने के बाद जिंदा हूँ, तो मेरी जो मर्जी है ना वो मेरे बाप की वसीयत के ऊपर डिपेंड करती है जो कि मर गया है। इज इट नॉट हार्ड नेरिसा, नेरिसा क्या ये मतलब बहुत ही मुश्किल नहीं है? दैट आई कैन नॉट चूज वन नॉर रिफ्यूज नन, कि ना ही मैं किसी एक को चुन सकती हूँ और ना ही उन सब में किसी एक को मैं मना कर सकती हूँ। अच्छा, तो नेरिसा जो होती है कहती है योर फादर वॉज एवर विर्चुअस, यानी तुम्हारा बाप जो था ना पोर्शिया वो एक हमेशा से ना एक अच्छा इंसान था, नेक आदमी था। एंड होली मैन, और जो नेक आदमी होते हैं ना एट देयर डेथ, जब वो मरते हैं ना, हैव गुड इंस्पिरेशंस, तो मरते हुए ना उनके दिमाग के अंदर बहुत ही इल्हाम आते हैं, यानी गॉड की तरफ से बातें आती हैं उनके दिमाग के अंदर, अच्छे लोगों के दिमाग के अंदर जब वो मरते हैं। देयरफॉर, इसलिए द लॉटरी, यानी वो जो लॉटरी वाली गेम है ना, दैट ही हैथ डिवाइज्ड, जो कि तुम्हारे बाप ने डिवाइज्ड की है यानी तरतीब दी है, इन दीज थ्री चेस्ट ऑफ गोल्ड सिल्वर एंड लेड, यानी इन 3 संदूकों के अंदर, जिनमें से एक सोने का है, एक सिल्वर का है, एक लेड का है। वेयर ऑफ, वेयर ऑफ का मतलब होता है ऑफ विच, हु चूजेस हिज मीनिंग चूजेस यू। अच्छा, वो 3 संदूक जो हैं उन संदूकों को इस तरह से तुम्हारे बाप ने मतलब सेट किया है कि जो भी उन संदूकों के ऊपर लिखे हुए वर्ड्स का मीनिंग चूज करेगा ना वो तुम्हें चूज करेगा, यानी उन संदूकों के ऊपर कुछ लिखा हुआ है तो उसको जो सही मीनिंग चूज करेगा वो तुम्हें चूज करेगा। विल, नो डाउट, यानी इसमें कोई भी शक नहीं है कि नेवर बी चूजन बाय एनी राइटली बट वन हु शैल राइटली लव, यानी इसमें कोई भी शक नहीं है कि वो जो मतलब संदूक है ना वो हमेशा वही बंदा चूज करेगा जो कि तुम्हें अच्छी तरह से सच्चे दिल से प्यार करता होगा। राइटली लव का मतलब है जो कि तुम्हारे प्यार के काबिल होगा वही उन संदूकों को चूज करेगा, इस बात में कोई भी शक नहीं है। अच्छा, फिर कहती है बट लेकिन व्हाट वार्मथ इज देयर इन योर अफेक्शन, यानी तुम्हारे दिल में जो प्यार है वो किस हद तक है, वार्मथ यानी उसका पैशन जो है वो किस हद तक है टुवर्ड्स एनी ऑफ दीज प्रिंसली सूटर्स, कि ये जितने भी शहजादे जो हैं जो लवर्स बनकर आए हैं तुम्हारे लिए यहाँ पर, इनके लिए तुम्हारे दिल में जो प्यार है वो किस हद तक है। दैट आर ऑलरेडी कम, यानी जितने भी सूटर्स यहाँ पर ऑलरेडी आ चुके हैं इनके लिए तुम्हारे दिल में किस हद तक मोहब्बत है या किस हद तक पैशन है, मुझे ये बताओ। कोशिश जो होती है ना वो कहती है आई प्रे दी, यानी नेरिसा मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ, ओवर नेम देम, यानी एक एक करके उन सब का नाम लो। एंड एज दाउ नेम्स देम, और जैसे जैसे तुम उनका नाम लोगी ना, आई विल डिस्क्राइब देम, मैं तुम्हें उनके बारे में बातें बताऊंगी, यानी उनको डिस्क्राइब करूंगी, जिस हद तक मैं उन्हें समझती हूँ या जिस हद तक मैंने उन्हें देखा है समझा है ना, मैं तुम्हें बताऊंगी कि वो मुझे कैसे लगते हैं। एंड और अकॉर्डिंग टू माई डिस्क्रिप्शन, और जो मैं तुम्हें उनके बारे में बातें बताऊंगी ना, लेवल एट माई अफेक्शन, लेवल का मतलब है गैस, यानी तुम फिर उन बातों से ना अंदाजा लगाना कि मेरे दिल में उन लोगों के लिए कितनी अफेक्शन है, मोहब्बत है। तो नेरिसा जो कहती है फर्स्ट, सबसे पहले है देयर इज द नेपोलिटन प्रिंस, यानी सबसे पहले हमारे पास जो है वो नेपोलिटन प्रिंस है। नेपोलिटन का मतलब है इटली के अंदर एक इलाका है नेपल्स, तो वहां का जो प्रिंस है उसका यहाँ पे नाम है नेपोलिटन प्रिंस, यानी सबसे पहले इटली के नेपल्स का जो प्रिंस है वो है हमारे पास। तो पोर्शिया कहती है ए हाँ, दैट्स अ कोल्ट इंडीड, यानी अगर सच कहूँ ना तो ये जो प्रिंस है ना ये मुझे ऐसे लगता है कि ये कोल्ट है। कोल्ट कहते हैं कि घोड़े का जो 4 से 5 साल का बच्चा होता है ना वो, तो पोर्शिया के अकॉर्डिंग ये है कि ये बहुत ही यंग है। फॉर ही डॉथ नथिंग बट
टॉक ऑफ हिज हॉर्स, यानी इसको अपने घोड़े के अलावा कोई बात ही नहीं आती है, हमेशा अपने घोड़े के बारे में बातें करता रहता है। एंड ही मेक्स इट अ ग्रेट अप्रोप्रिएशन टू हिज ओन गुड पार्ट्स दैट ही कैन शू हिम हिमसेल्फ। अच्छा, और ये क्या करता है कि मेक्स, यानी ये करता है, इट इज अ ग्रेट अप्रोप्रिएशन। अप्रोप्रिएशन का मतलब है एडिशन टू हिज ओन गुड पार्ट्स। गुड पार्ट्स का मतलब है कि अपनी अचीवमेंट्स के अंदर, यानी ये क्या करता है कि ये अपनी अचीवमेंट्स के अंदर ना इस चीज को ऐड करता है या शामिल करता है कि ये अपने घोड़े को खुद शू कर सकता है। शू का मतलब होता है घोड़े की नाल चेंज करना, यानी घोड़े को नाल पहनाना। तो ये काफी एक मुश्किल काम होता है कि घोड़े को नाल पहनाने के लिए ना एक लोहार भी चाहिए होता है, आई थिंक, जिसको ब्लैक स्मिथ कहते हैं, तो उसकी जरूरत होती है। लेकिन कहती है कि ये जो प्रिंस है ये ऐसी शेखी बिखेरता है कि मैं एक घोड़े को खुद किसी भी ब्लैक स्मिथ के बगैर उसको नाल पहना सकता हूँ। और ये जो काम है ना, इसको ये अपनी अचीवमेंट्स के अंदर कंसिडर करता है कि ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। आई एम मच अफ्रेड माई लेडी हिज मदर प्लेड फॉल्स विद अ स्मिथ। ये जो लाइन है ना, ये मेरी बुक के अंदर नहीं है, लेकिन यहाँ पे लिखी गई है, तो मे बी ये इंक्लूडेड ही होगी। तो इस लाइन का मतलब है कि आई एम मच अफ्रेड, यानी मुझे बहुत ज्यादा डर है कि माई लेडी हिज मदर, के इस प्रिंस की जो माँ है ना, प्लेड फॉल्स विद अ स्मिथ, उसने स्मिथ के साथ, मतलब स्मिथ का मतलब है ब्लैक स्मिथ जो होता है लोहार, तो स्मिथ के साथ ना उसने कुछ ना कुछ ऐसा गलत किया होगा जिस वजह से ये इतना काबिल है। अब यहाँ पे इनडायरेक्टली वो यही कहना चाह रही है कि इसकी मदर का स्मिथ के साथ कोई रिलेशन होगा लोहार के साथ, और उस रिलेशन के बाद ये प्रिंस पैदा हुआ होगा, इसीलिए ये इस काम के अंदर बहुत ज्यादा माहिर है, और शायद ये बात इस प्रिंस को नहीं पता। फिर नर्से कहती है देन देयर इज द काउंटी पैलाटाइन। काउंटी का मतलब है काउंट। काउंट जो है ये भी एक रैंक होता है। आगे जाके ना इसी मतलब सीन के अंदर काफी सारे रैंक्स आएंगे, तो मैंने एक रैंक्स के ऊपर ना एक अलग से वीडियो डेडिकेट की हुई है। अगर आपको नहीं समझ आती कि काउंट क्या होता है, मार्क्विस क्या होता है, तो इस तरह के जो रैंक होते हैं तो वो आप देख लें, तो आपको ना अंदाजा हो जाएगा कि ये रैंक्स जो होते हैं ये कैसे होते हैं, मतलब कौन सा रैंक बड़ा होता है, कौन सा छोटा होता है। तो यहाँ पे भी काउंटिंग का मतलब है काउंट पैलाटाइन। अब पैलाटाइन जो है ना, ये एक नॉर्थ जर्मनी के अंदर ना एक छोटा सा इलाका है, उसका नाम है पैलाटाइन। तो पोर्शा जो होती है ना, वो कहती है ही डोथ नथिंग बट फ्रॉन। फ्रॉन का मतलब है तेवड़ी चढ़ाना। जब बंदा गुस्से में होता है या सड़ियल सा मुंह बना के बैठा होता है ना, तो वो जो माथे के ऊपर बल बनते हैं तो उसको कहते हैं फ्रॉन। तो पोर्शा कहती है कि ये जो पैलाटाइन का काउंट है ये तो हमेशा मतलब चिड़चिड़ा सा रहता है, एज हु शुड से। और इसको देखकर ऐसा लगता है कि जैसे ये मुझे कह रहा हो कि इफ यू विल नॉट हैव मी। कई बुक्स के अंदर ना यहाँ पे एन लिखा होगा कि एन यू विल नॉट हैव मी, यानी अगर तुम मेरी ना बन सकी ना चूज, तो जाओ जिसको मर्जी चूज कर लो। मतलब इसको देखकर ना मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये मुझे कह रहा हो कि अगर मैं तुम्हें विन ना कर पाया ना, तो जाओ जिससे मर्जी मतलब तुम शादी कर लेना। ही हेयर्स मैरी टेल्स एंड स्माइल्स नॉट, यानी ये ऐसा बंदा है कि इसको अगर कोई अच्छी कहानी भी सुना दो ना, अच्छी बात भी बता दो, तब भी ये स्माइल नहीं करता, मतलब हर टाइम सड़ियल सा रहता है। आई फियर ही विल प्रूव द वीपिंग फिलोसफर व्हेन ही ग्रोज ओल्ड, यानी मुझे लगता है कि जब ये बूढ़ा हो जाएगा ना, तो ये भी वीपिंग फिलोसफर कहलाएगा। वीपिंग यानी रोने वाला, फिलोसफर यानी फलसफी। अब यहाँ पे ये भी एक रेफरेंस यूज किया गया है। एंशियंट ग्रीक के अंदर ना एक फिलोसफर था हेराक्लाइटस, उसको वीपिंग फिलोसफर कहा जाता था क्योंकि वो हर टाइम दुखी रहता था। और उसके ऑपोजिट ही एक फिलोसफर था जिसका नाम था डेमोक्राइटस, वो हमेशा हंसता रहता था, तो इसलिए उसको लाफिंग फिलोसफर कहते थे। तो यहाँ पे ये जो रेफरेंस है ये हेराक्लाइटस के लिए है कि जिस तरह से वो एक वीपिंग फिलोसफर था, तो ये जो प्रिंस है जो कि हर टाइम दुखी रहता है, जब ये बूढ़ा हो जाएगा तो ये भी एक वीपिंग फिलोसफर बन जाएगा। अच्छा, बीइंग सो फुल ऑफ अनमैनरली सैडनेस इन हिज यूथ, क्योंकि ये अपनी जवानी के अंदर ही अनमैनरली यानी ऐसी चीज जो कि सूट नहीं करती मैन को, तो वो वाली जो है ना सैडनेस लेके बैठा हुआ है। मतलब ये तो जवानी के अंदर इतना दुखी है, तो बुढ़ापे में जाकर इसका क्या हाल होगा। आई हैड रादर बी मैरिड टू अ डेथ्स हेड विद अ बोन इन हिज माउथ देन टू ईदर ऑफ दीज। तो कहती है कि ये जो दो जो सूटर्स हैं जिनका तुमने ऊपर नाम लिया, कौन कौन से, एक नेपोलिटन प्रिंस और एक काउंटी प्रिंस, तो कहती है कि बजाय इसके कि मैं इन दोनों से शादी करूं, मैं खुशी खुशी ना किसी खोपड़ी से शादी कर लूंगी। डेथ हेड का मतलब है एक खोपड़ी से शादी कर लूंगी जिसके मुंह के अंदर दो हड्डियां हों। अब ये किस चीज का रेफरेंस है, ये भी रेफरेंस है कि शेक्सपियर के टाइम के अंदर जो
कब्रें होती थी ना, उसके अंदर जो हेडस्टोन होता था, जो मतलब एक पत्थर लगाया होता था जिसके ऊपर लिखा होता है कि ये किसकी कब्र है, तो उसके ऊपर ना एक खोपड़ी और दो हड्डियां बनी होती थी। तो ये उसी चीज का रेफरेंस यहाँ पे दिया जा रहा है। वो कहती है कि बजाय इसके कि मैं दोनों से शादी करूं, मैं एक खोपड़ी और उसके साथ दो हड्डियां जो हैं, जो उसके मुंह में होंगी खोपड़ी के, मैं उससे शादी करना ज्यादा पसंद करूंगी। गॉड डिफेंड मी फ्रॉम दीज टू, यानी खुदा मुझे इन दोनों से बचाए। अच्छा, नेरिसा जो होती है वो कहती है, हाउ से यू बाय द फ्रेंच लॉर्ड मॉन्सियोर लिबॉन। हाउ से यू का मतलब है कि व्हाट इज योर ओपिनियन ऑफ, या व्हाट डू यू थिंक ऑफ, किसके बारे में, फ्रेंच लॉर्ड के बारे में। यानी वो जो एक फ्रेंच लॉर्ड है जिसका नाम है मॉन्सियोर लिबॉन। मॉन्सियोर जो है ये फ्रेंच के अंदर मिस्टर के लिए वर्ड यूज किया जाता है, तो मिस्टर लिबॉन यानी मॉन्सियोर लिबॉन जो है उसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। तो पोर्शे जो होती है वो कहती है, गॉड मेड हिम एंड देयरफॉर लेट हिम पास फॉर अ मैन। अब ये बहुत ही मतलब ना एक सार्केस्टिक लाइन है, अगर इसको समझा जाए तो। वो कहती है कि जो मॉन्सियोर लिबोन है ना, वो फ्रेंच मैन जो है, खुदा ने उसे बनाया है इसलिए हम उसे आदमी ही कहेंगे। यानी कहने का मतलब यह है कि उसमें आदमी वाली कोई बात नहीं है, लेकिन अब गॉड ने उसे बनाया है, एक आदमी बनाया है, तो हम उसे आदमी ही कहेंगे। इन ट्रूथ, यानी सच तो यह है कि आई नो इट इज अ सिन टू बी अ मॉकर, यानी मैं जानती हूँ कि किसी का मजाक उड़ाना जो है ना वो बहुत बड़ा गुनाह है। बट लेकिन ये जो है ना मॉन्सियोर लिबोन जो है, ये फ्रेंचमैन जो है, वाई, ऐसा क्यों है कि ही हैड अ हॉर्स बेटर देन द नेपोलिटन्स। ऐसा क्यों है कि जो शुरू में तुमने जिसका नाम लिया नेपोलिटन प्रिंस जो था, जिसका एक घोड़ा था जिसके बारे में बातें करता रहता था, कि इसके पास उस नेपोलिटन प्रिंस से भी अच्छा घोड़ा है। अ बेटर बैड हैबिट ऑफ फ्रॉनिंग देन द काउंट पैलेटाइन। और जो दूसरा बंदा जिसका तुमने नाम लिया काउंटी पैलेटाइन, उसकी जो एक आदत थी तेवरी चढ़ाने की, तो ये उससे भी ज्यादा सड़ियल है, मतलब उससे भी ज्यादा ये अपना ना मतलब सड़ियल समूह बना के बैठा रहता है। अब यहाँ पे ये वर्ड यूज हुआ है बेटर बैड। अब ये देखें, बेटर और बैड ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट वर्ड्स हैं, कंट्रास्टिंग वर्ड्स हैं। तो जहाँ जिस जगह पे इस तरह से दो कंट्रास्टिंग वर्ड यूज किए जाते हैं ना, उसको हम ऑक्सीमोरोन कहते हैं, जो कि एक फिगर ऑफ स्पीच है। अच्छा, तो फिर वो कहती है, ही इज एवरी मैन इन नो मैन। इस लाइन का मतलब है कि वो ऐसे दिखाता है कि उसके अंदर हर आदमी की क्वालिटीज हैं, यानी हर आदमी की जो क्वालिटीज है ना वो उसके अंदर है, लेकिन असल में उसके अंदर एक भी आदमी की क्वालिटी नहीं है। यानी एक आम आदमी के अंदर जो क्वालिटीज होती हैं उसके अंदर वो भी नहीं है, लेकिन वो समझता है कि उसके अंदर हर आदमी की क्वालिटीज हैं। इफ अ थ्रॉसल सिंग, थ्रॉसल कहते हैं ये एक जंगली चिड़िया होती है। तो पोर्शिया कहती है कि जब वो जंगली चिड़िया गाना गाती है ना, ही फॉल स्ट्रेट अ कैपरिंग। कैपरिंग कहते हैं डांस करना। तो उस जंगली चिड़िया का गाना सुनकर ये नाचने लग पड़ता है। तो इससे भी हमें उसकी जो वाइल्ड नेचर है ना, तो वो उसके बारे में हमें पता चल रहा है। तो फिर कहती है, ही विल फेंस विद हिज ओन शैडो। यानी ये तो इतना बावला है कि ये तो अपने ही साए के साथ तलवारबाजी करेगा। फेंस होता है तलवार से लड़ाई करना। तो ये जो फ्रेज है ना ओन शैडो, यानी फेंस विद ओन शैडो, ये एक फ्रेज है जो कि छोटे छोटे मतलब मामूली मामूली झगड़ों मामूली बातों के ऊपर झगड़ा करने के लिए भी यूज की जाती है। यानी एक ऐसा बंदा जो कि छोटी छोटी बातों पे झगड़ा करता है, उसके लिए भी यूज की जाती है कि वो अपने ही साए के साथ लड़ाई करता है या तलवारबाजी करता है। तो इस लाइन का ये भी मतलब है कि ये जो प्रिंस है ना, लॉर्ड जो है, ये छोटी छोटी बातों के ऊपर झगड़ा करता है या फिर अपने ही साए के साथ तलवारबाजी करता है। अच्छा, अब यहाँ पर जो है ना कुछ लाइंस जो है ना वो ये टेक्स्ट जो है मैंने गूगल से लिया है, तो इसके अंदर कुछ लाइंस जो है पता नहीं ऐड की गई हैं या मेरी बुक के अंदर वो लाइंस नहीं है, फिर भी मैं यहाँ से ना इसके अकॉर्डिंग ही आपको बता देता हूँ। तो वो कहती है कि इफ आई शुड मैरी हिम, यानी अगर मुझे उससे शादी करना पड़ी ना, आई शुड मैरी 20 हस्बैंड्स। तो मेरे लिए वो ऐसे होगा कि जैसे मैं एक साथ ही 20 हस्बैंड के साथ शादी कर रही हूँ। यानी वो इतना ज्यादा मुझे ना एनर्जेटिक लगता है। इफ ही वुड डिस्पाइज मी, यानी अगर वो मुझे हकारत से देखता है, यानी ऐसे देखता है कि मैं उससे नीची हूँ, आई वुड फॉरगिव हिम, तो मैं उसे माफ कर दूंगी। फार, क्योंकि इफ ही लव मी टू मैडनेस, यानी अगर वो मुझे पागलों की तरह प्यार करेगा ना, आई शैल नेवर रिक्वाइट हिम, तो मैं उस प्यार का बदला कभी भी नहीं दे पाऊंगी। तो इन सब कैरेक्टर्स को बता करना शेक्सपियर जो है वो हमें उस टाइम के जो फ्रेंच के कैरेक्टर थे, या आगे इंग्लिश वाले भी आएंगे ना, तो उनके बारे में हमें बता रहा है कि एक्चुअल उस टाइम के अंदर ये जो कैरेक्टर थी किस तरह से थे। तो इन लाइन से हमें पता चलता है कि ये जो फ्रेंच के लोग थे ना उस टाइम, इनका जो कैरेक्टर था वो बहुत ही इनकॉन्स्टेंट था, यानी इनकी नेचर चेंज होती रहती थी। कभी ये बहुत ही ज्यादा जुनूनी होते थे और कभी कुछ भी नहीं करते थे, इस तरह की इनकी नेचर थी। तो नेरिसा जो होती है ना वो कहती है, व्हाट से यू देन टू फैल्कनब्रिज द यंग बैरन ऑफ इंग्लैंड। यानी अब बैरन जो है ये भी एक टाइटल है। तो कहती है कि जो इंग्लैंड का यंग बैरन है जिसका नाम है फैल्कनब्रिज, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है। तो पोर्शिया कहती है, यू नो आई से नथिंग टू हिम, यानी तुम जानती हो कि मैंने अभी तक उससे कोई बात नहीं की।
फार, क्योंकि ही अंडरस्टैंड्स नॉट मी, क्योंकि वो मुझे समझता ही नहीं है, यानी उसे मेरी जुबान ही नहीं पता, नॉर आई हिम, और ना ही मुझे उसकी जुबान आती है। अब यहाँ पे हम प्ले पढ़ रहे हैं ना, तो हमारे माइंड में एक चीज होनी चाहिए कि इस प्ले के अंदर जो सेटिंग दिखाई गई है, जो कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं, वो वीनस के हैं, यानी इटली के, तो वो इंग्लिश नहीं बोलते होंगे, तो इसलिए पोर्शिया जो है ना वो भी इटालियन बोलती है, लेकिन ये इंग्लिश मैन है, इसको इटालियन आती नहीं है, तो इसलिए कहती है मैंने उससे कोई बात ही नहीं की, ना उसने मुझसे की, क्योंकि उसको मेरी जुबान नहीं आती और मुझे उसकी जुबान नहीं आती। ही हैथ नाइदर लैटिन, यानी ना उसे लैटिन आती है, ना फ्रेंच आती है, नॉर इटालियन, ना ही उसे इटालियन बोलनी आती है। एंड यू विल कम इनटू द कोर्ट एंड स्वेयर दैट आई हैव अ प्रॉपर पेनीवॉर्थ इन द इंग्लिश। फिर यहाँ पे वो नेल्सा को एक बात का यकीन दिलाने की कोशिश कर रही है कि नेल्सा, और तुम ये भी जानती हो कि अगर तुम्हें कोर्ट जाकर भी गवाही देना पड़े कि मुझे इंग्लिश आती है या नहीं, तो तुम जाकर कसम खा सकती हो कि इंग्लिश जो है वो तो मुझे बिल्कुल भी नहीं आती। पेनीवॉर्थ का मतलब है वेरी लिटिल, यानी मुझे बहुत ही थोड़ी इंग्लिश आती है, या मेरी इंग्लिश बहुत ही कमजोर है, ये बात तुम भी जानती हो, तो इसलिए मैं कैसे उस इंग्लैंड के बैरन से बात कर सकती हूँ। ही इज अ प्रॉपर मैन्स पिक्चर। प्रॉपर का मतलब है हैंडसम, यानी वो दिखने में एक अच्छा आदमी है, मतलब हैंडसम है। बट लेकिन अलास अफसोस, हु कैन कन्वर्स विद अ डम शो, लेकिन एक डम शो के साथ कौन बात कर सकता है। डम यानी बेवकूफ, शो यानी एक ऐसा शो जिसमें आपको समझ नहीं आ रही, या कैरेक्टर जो है वो बात नहीं कर रहे। तो कहती है कि वो दिखने में तो अच्छा है, लेकिन जब उसकी बात, मतलब मुझे उसकी बात ही समझ नहीं आएगी, तो मैं किस तरह से उससे बात कर सकती हूँ। अच्छा, हाउ ओडली, यानी कितना अजीब तरह से ही इज सूटेड, यानी वो कपड़े पहनता है, उसके कपड़े भी कितने अजीब हैं। आई थिंक ही बॉट हिज डबलेट इन इटली, यानी मुझे लगता है कि उसने अपनी डबलेट जो है वो इटली में खरीदी है। हिज राउंड होज इन फ्रांस, और उसकी जो गोल होज है वो फ्रांस से खरीदी है। हिज बॉनट इन जर्मनी, और उसकी जो बॉनट है वो जर्मनी से। एंड हिज बिहेवियर एवरीवेयर, और उसका जो बिहेवियर है वो उसने हर जगह से अडॉप्ट किया है। तो यहाँ पे डबलेट जो है ना, ये उस टाइम के अंदर जो फैशन था, एक शेक्सपियर के टाइम के अंदर एक फैशन था कि एक टाइप की जैकेट या फिर आप कोट समझ लें, जो कि पहना जाता था, तो वो इसने इटली से लिया था। और इसकी जो राउंड होज थी, होज कहते हैं कि ये भी एक गारमेंट होता है जो कि टांगों के ऊपर और वेस्ट के ऊपर पहना जाता है, मतलब डबलेट से नीचे पहना जाता है। ये उसने फ्रांस से लिया था। और बोनट कैप को कहते हैं, कैप जो थी उसने जर्मनी से ली थी, और उसका बिहेवियर उसने हर जगह से अडॉप्ट किया था। तो इस कैरेक्टर से हमें क्या समझ आता है, इस कैरेक्टर से हमें पता चलता है कि शेक्सपियर जो है वो उस टाइम के जो इंग्लिश मैन थे, यानी अपने जो उसके लोग थे, अपने कंट्री के लोग थे, उनकी नेचर बता रहा है कि किस तरह से उनको दूसरे यानी फॉरेन कंट्रीज की चीज़ें पसंद थी, और उनके मैनर्स भी वो अडॉप्ट करते थे, लेकिन उनकी जुबान नहीं सीखते थे, मतलब जुबान वो अपनी ही सीखते थे। उसके बाद नेरिसा कहती है, व्हाट थिंक यू ऑफ द स्कॉटिश लॉर्ड हिज नेबर, यानी अच्छा, अभी भी मैंने आपको इंग्लैंड का जो यंग बैरन था उसके बारे में बताया, तो अब आप बताएं कि उसी का नेबर जो है स्कॉटिश लॉर्ड जो है, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है। अब नेबर का वर्ड उसने इसलिए यूज किया क्योंकि इंग्लैंड और स्कॉटलैंड जो है ये साथ साथ ही हैं, तो इसलिए वो उसका नेबर कह रही है। तो पोर्शिया जो होती है वो कहती है दैट ही हैथ अ नेबरली चैरिटी इन हिम, यानी हाँ, वो अगर उसका नेबर है तो उसके अंदर नेबरों वाली यानी हमसायों वाली चैरिटी भी है, यानी वो अपने नेबर्स का ख्याल भी रखता है, इस तरह की नेचर है उसकी। फार ही बोरोड अ बॉक्स ऑफ द ईयर ऑफ द इंग्लिश मैन। बात ऐसे है कि एक बार ना उस इंग्लिश मैन ने ना क्या किया कि इस स्कॉटिश लॉर्ड के ना कान के ऊपर रख के एक मुक्का मारा। बॉक्स का मतलब है ब्लो, यानी एक मुक्का मारा रख के। एंड स्वोर, तो इसने क्या किया कि इसने कसम खाई कि ही वुड पे हिम अगेन। तो इसने बजाय इसके कि उसी टाइम उसको जवाब देता है, इसने कहा कि मैं तुम्हें टाइम निकाल के ना क्या करूंगा कि इसका जवाब दूंगा, व्हेन ही वाज एबल, जब ये इस काबिल होगा। तो ये जो ऊपर वाली लाइन इसने कही ना शुरू में पोर्शिया ने कि इसके अंदर नेबर्स वाली कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं, तो ये बताकर वो ये बताना चाह रही है कि जब इसका जो नेबर था इंग्लिश मैन, उसने इसको मारा, तो इसने बजाय इसके कि उसको जवाब में मारता, इसने नेबर्स वाला बिहेवियर किया कि यानी उसको उस टाइम नहीं मारा, बल्कि कहा कि जब मैं इस काबिल हूंगा ना तुम्हें जवाब देने के, तब मैं तुम्हें मारूंगा, यानी इसका बदला लूंगा। तो इसलिए वो कह रही थी कि इसके अंदर नेबर्स की क्वालिटीज हैं। अच्छा, आई थिंक मैं मतलब मुझे लगता है कि द फ्रेंच मैन जो है ना, जो फ्रेंच मैन है जो तीसरे नंबर पे तुमने जिसका नाम लिया था, बिकेम हिज श्योरिटी, उसने इसकी गारंटी दी है। एंड सील्ड अंडर फॉर अनदर, और एक पेपर के ऊपर साइन किए हैं कि वो इसका बदला जरूर लेगा। अच्छा, अब यहाँ पे ना दो चीजें जो है वो बताई जा रही हैं जिसके बारे में आपको बताता हूँ। पहली चीज तो ये कि जो स्कॉटलैंड वाले हैं ना, उनकी इंग्लैंड वालों के साथ उस टाइम नहीं बनती थी, वो हमला ही करते थे उसके ऊपर, इंग्लैंड के ऊपर स्कॉटलैंड वाले। अच्छा, और स्कॉटलैंड वाले जो थे
उनकी हेल्प कौन करता था? फ्रेंचमैन, फ्रेंच के जो लोग थे। तो इस कैरेक्टर के अंदर हमें शेक्सपियर उस टाइम के कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा है कि जब एक इंग्लिश आदमी ने मुक्का मारा ना, किसको? स्कॉटलैंड के आदमी को, तो उस आदमी ने क्या कहा कि उसने कहा कि मैं तुम्हें इसका बदला जो है ना तुमसे जरूर लूंगा, लेकिन अभी नहीं, जब मैं इस काबिल हूंगा। तो साथ ही एक फ्रेंचमैन खड़ा था, वो जो आया था, उसने कहा कि मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा। और साथ देने के लिए उसने क्या किया कि उसकी उसकी श्योरिटी दी, यानी उसको गारंटी दी, और गारंटी के तौर के ऊपर ना एक जो पेपर था जिसके ऊपर लिखा गया कि हाँ मैं तुम्हारा साथ दूंगा, उसके ऊपर उसने साइन किए। अच्छा, अब वहां पे ना शेक्सपियर के टाइम के अंदर ये रिवाज था कि अगर एक बंदा जो है ना वो दूसरे बंदे की गारंटी देता है ना, तो क्या होता था कि पेपर जो होता था ना, तो सबसे पहले तो पेपर के ऊपर उस बंदे के साइन होते थे जिसके साथ ये मामला हुआ है, जैसे कि स्कॉटिश लॉर्ड के साइन होंगे, और उसके साइन के नीचे ही उस बंदे के साइन होंगे जो कि इस चीज का विटनेस है, जो कि गवाह है। तो नीचे किसके साइन होंगे? फ्रेंचमैन के। जब स्कॉटिश आर्मी जो थी ना, जब वो लड़ती थी ना इंग्लैंड के साथ, तो फ्रेंच आर्मी भी स्कॉटिश का साथ देती थी। तो जिस तरह से वो उस टाइम साथ देते थे, तो यहाँ पे ये कैरेक्टर भी फ्रेंच जो है ये उस स्कॉटिश लॉर्ड का साथ दे रहा है। अच्छा, नेल्सा जो थी वो कहती है, हाउ लाइक यू द यंग जर्मन द ड्यूक ऑफ सैक्सनीज नेफ्यू, यानी जो ड्यूक ऑफ सैक्सनी है उसका जो नेफ्यू भतीजा जो है, जो कि यंग जर्मन है, यानी जर्मन का रहने वाला है। सैक्सनी जो है ये भी नॉर्दर्न जर्मनी के अंदर ना एक स्टेट का नाम है। तो पोर्शे जो होती है वो कहती है, वेरी वाइल्डली इन द मॉर्निंग व्हेन ही इज सोबर। सोबर कहते हैं जब शराब का नशा खत्म होता है ना, तो शराब के नशे के बाद जब कोई बंदा उठता है, या सीरियस सिचुएशन के अंदर जो बंदा होता है उसको भी सोबर कहते हैं। तो कहती है कि सुबह के अंदर जब वो शराब के नशे में नहीं होता ना ये यंग जर्मन, तब वो वेरी वाइल्डली, यानी वो बहुत ही बुरा होता है। मतलब जब वो शराब के नशे में नहीं है तब भी वो बहुत बुरा है। एंड और मोस्ट वाइल्डली इन द आफ्टरनून, और जब दोपहर के अंदर व्हेन ही इज ड्रंक, जब वो शराब पी लेता है तो वो बहुत ही ज्यादा बुरा होता है। यानी यहाँ पे वो उसकी नेचर बताने की कोशिश कर रही है कि जब वो शराब नहीं पीता सुबह के अंदर, या मतलब सुबह को उसका हैंगओवर जब उतरता है ना शराब वाला, तब तो वो बहुत ही बुरा होता है। लेकिन जब दोपहर के अंदर वो शराब पी लेता है तो वो सुबह से भी और ज्यादा बुरा हो जाता है। मतलब ये उसकी नेचर है। When he is best, he is a little worse than a man, यानी जब हम उसको बेस्ट कह सकते हैं ना, he is a little worse than a man, वो तब भी आदमी से बुरा ही है। मतलब अगर हम उसको उसकी फुल पीक पे भी जाए ना कि वो कितना अच्छा हो सकता है, तब भी वो एक आम आदमी से बुरा ही है। एंड when he is worse, और जब वो अपनी तरफ से बहुत बुरा होता है, he is little better than a beast, तो वो एक जानवर से भी कुछ ज्यादा ही अच्छा हो जाता है। यानी जितना जानवर एक गंदा हो सकता है ना, वो उससे भी ज्यादा मतलब नेचर के अंदर बहुत बुरा हो जाता है। अब यहाँ पे इससे आप अंदाजा लगा लें कि ये नेचर के अंदर कितना ज्यादा बुरा होगा कि जब ये अपनी अपनी तरफ से बेस्ट स्टेट के अंदर है तब भी ये आदमी से बुरा ही है, और जब ये अपनी तरफ से बहुत बुरा है तब ये तो एक जानवर को भी मतलब फलांग कर उससे भी बुरा हो जाता है। एंड द वर्स्ट फॉल दैट एवर फेल, फॉल का मतलब है बी फॉल, और यहाँ पे फेल का मतलब है बी फेल। यहाँ पे एंड नहीं एन होगा शायद, और एन का मतलब होता है इफ, यानी अगर द वर्स्ट फॉल, यानी अगर सबसे बुरा काम जो है वो अगर हो गया ना, दैट एवर बी फेल, जो कि होना ही है, कि यानी मेरे बाप ने जो लॉटरी वाली स्कीम लगाई है उसके अंदर अगर ये बंदा मुझे जीत गया, जो कि होना ही है, कोई ना कोई तो जीतेगा, अगर उसमें से ये जीत गया ना मुझे, आई होप आई शैल मेक शिफ्ट टू गो विदाउट हिम, तो मुझे उम्मीद है कि मैं इससे शादी किए बगैर ही खुश रह लूंगी, यानी मैं इससे शादी नहीं करूंगी। तो नेरिसा जो थी वो कहती है, इफ ही शुड ऑफर टू चूज, यानी अगर इस बंदे ने वो गेम खेलने का चूज कर लिया, यानी वो गेम खेलने का इरादा बना लिया कि ये भी चूज करेगा, एंड चूज द राइट कैस्केट, और इसने गलती से वो राइट कैस्केट यानी सही संदूक चूज कर लिया ना, यू शुड रिफ्यूज टू परफॉर्म योर फादर्स विल इफ यू शुड रिफ्यूज टू एक्सेप्ट हिम, और अगर तुमने उसको एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया तो इसका मतलब ये है कि तुम अपने फादर की जो विल है, जो मर्जी है, उसका इनकार कर रही हो, उसको मानने से इनकार कर रही हो। तो मतलब ये होगा, क्योंकि पोर्शिया ने कहा ना कि अगर इसने मुझे चूज कर भी लिया तो मैं इससे शादी नहीं करूंगी, तो नर्से कह रही है कि अगर इसने तुम्हें चूज कर लिया और तुमने इससे शादी ना की तो इसका मतलब ये है कि तुम अपने बाप की जो वसीयत है उसको नहीं मान रही। तो पोर्शिया जो कहती है, देयरफॉर, इसीलिए, फॉर फियर ऑफ द वॉर्स, इसीलिए मुझे ये जो डर है ना, सबसे बुरी चीज का डर है, आई प्रे दी, इसके लिए मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ नेरिसा कि सेट अ डीप ग्लास ऑफ रेनिश वाइन ऑन द कंट्रेरी कास्केट, कि जिस कास्केट के अंदर मेरा नाम होगा ना, उससे जो ऑपोजिट कास्केट है ना, जो संदूक है, उसके ऊपर क्या करना कि रेनिश वाइन रख देना। रेनिश वाइन जर्मनी के अंदर एक दरिया है राइन, उसके करीब जो अंगूरों की बेलें हैं ना, वहां पर बनाई जाती है ये वाइन। तो कहती है कि एक ना रेनिश वाइन का जो ग्लास है ना, वो उस संदूक के ऊपर रख देना जो
उस संदूक के साथ हो जिसके अंदर मेरा नाम है। फार क्योंकि इफ द डेविल बी विद इन, यानी अगर इस यंग जर्मन के अंदर ना शैतान आ गया ना, एंड दैट टेम्पटेशन विदाउट, विदाउट का मतलब होता है आउटसाइड, बाहर आ जाना, और अगर वो जो टेम्पटेशन है वो जो एक चीज है जो उसे उकसाएगी कि तुम शराब पियो, यानी वो जो उसकी नेचर है, असल नेचर है, मतलब चरसी वाली असल जो नेचर है शराबी वाली, वो अगर बाहर आ गई ना उस ग्लास को देखकर, आई नो, तो मुझे यकीन है ही विल चूज इट, तो वो उसी गलत संदूक को चूज कर लेगा क्योंकि उसके ऊपर वो वाइन का ग्लास पड़ा होगा। आई विल डू एनीथिंग नेरिसा, अरे आई विल बी मैरिड टू अ स्पॉन्ज, स्पॉन्ज यानी ड्रंकर्ड यानी शराबी। तो कहती है कि नेरिसा, इससे पहले कि मैं किसी भी शराबी से शादी करूं, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं कि मेरी उससे शादी ना हो। तो नेरिसा जो होती है वो कहती है, यू नीड नॉट फेयर लेडी, यानी लेडी आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, द हैविंग एनी ऑफ दीज लॉर्ड्स, यानी इनमें से कोई भी लॉर्ड जो है वो आपसे शादी करेगा, ये बात सोचकर आपको डरने की जरूरत नहीं है। दे हैव एक्वाइंट मी विद देयर डिटर्मिनेशंस, एक्वाइंट का मतलब होता है वाकफियत होना, लेकिन यहाँ पे मतलब है इन्फॉर्म्ड करना, यानी इन सब ने ना अपनी अपनी जो डिटर्मिनेशंस हैं, अपनी अपनी जो इनके डिसीजंस हैं उसके बारे में मुझे बताया है, विच इज जो कि ये है, इंडीड असल में, टू रिटर्न टू देयर होम एंड टू ट्रबल यू विद नो मोर सूट, यानी इनका असल डिसीजन जो है ना इन्होंने मुझे वो बताया, और वो ये है कि ये ना सीधा सीधा अपने घर वापस चले जाएंगे और मोर सूट यानी और ज्यादा आपको पटाने की कोशिश नहीं करेंगे, अनलेस सिवाय यू मे बी वोन बाय सम अदर सॉर्ट देन योर फादर्स इम्पोजिशन डिपेंडिंग ऑन द कैस्केट्स। इम्पोजिशन यानी कंडीशन, यानी उन लोगों ने कहा है कि अगर तुम जो हो ना वो तुम्हारे बाप की जो कंडीशन है उस कंडीशन को साइड पे रख के, यानी वो जो संदूकों वाली कंडीशन है उसको साइड पे रख के, अगर वो किसी तरह से तुम्हें विन कर पाए ना, तुम्हें जीत पाए, तब तो वो तुम्हें जीत लेंगे, लेकिन ये जो संदूकों वाली गेम है ये वो नहीं खेलेंगे और तुम्हें परेशान किए बगैर ही वो घर वापस चले जाएंगे। तो कोशिश होती है कहती है, इफ आई लिव टू बी एज ओल्ड एज सिबेला आई विल डाई एज चेस्ट एज डियाना। सिबेला जो है ना ये एक प्रीस्टस थी, अपोलो देवता की प्रीस्टस थी, और डियाना जो थी ये रोमन मिथोलॉजी के अंदर एक गॉडेस है, वर्जिनिटी की गॉडेस है। पोर्शिया कहती है कि अगर मेरी उम्र जो है ना वो सिबेला की तरह ही लंबी हुई ना, तो मैं डियाना जो देवी है ना उसकी तरह ही चेस्ट यानी पाकीज़ा रहूंगी। तो इसी वजह से सिबेला जो थी उसकी उम्र जो थी इतनी ज्यादा थी। Unless I be obtained by the manner of my father's will, तो यहाँ पे पोर्शिया कहती है कि जब तक कोई भी बंदा जो है ना वो मुझे मेरे फादर वाली जो गेम है ना उसके थ्रू कोई भी बंदा मुझे विन नहीं कर लेता ना, तब तक मैं क्या हूँ कि अगर मेरी जिंदगी सिबेला की तरह लंबी रही ना तो मैं डियाना की तरह ही पाकीज़ा रहूंगी, पाक साफ रहूंगी यानी वर्जिन रहूंगी। अब इसके बारे में ना थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ, इसके बारे में बताना जरूरी है। सिबेला जो है ना इसकी छोटी सी स्टोरी है तो उसके बारे में आपको पहले बताया हूँ, फिर हम यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। इसको ना क्यूमन सिबेल कहकर एड्रेस किया जाता है, जिसको लैटिन में सिबेला क्यूमा कहा जाता है, जो कि क्यूमा नाम की जगह पर अपोलो के एक ओरेकल की प्रीस्टस थी। सिबेल जो वर्ड है ना ये एंशिएंट सिबेला वर्ड से निकला है, जिसका मतलब होता है प्रीस्टस। कहा जाता है कि कुल 12 सिबेल थी, जिसमें से क्यूमन सिबेल जो है ना वो सबसे ज्यादा फेमस है, और इसके बारे में ना वर्जिल की जो बुक है ना एनियड 6 उसमें भी बताया गया है। अब इसके बारे में ना 3 स्टोरीज हैं जो कि काफी फेमस है, जो कि ना एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। एक बार ना अपोलो देवता ने ना इस क्यूमन सिबेल से कहा कि अगर वो इसको ना इससे लव करने दे ना तो वो इस सिबेल की कोई भी विश पूरी करेगा। तो इस पर ना इस सिबेल ने एक मुट्ठी भर रेत ली और कहा कि वो इस रेत के हर जर्रे के बराबर ना 1 साल तक जिंदा रहना चाहती है, यानी हर एक जर्रा जो है वो 1 साल के बराबर। अपोलो ने उसकी ये विश पूरी कर दी, लेकिन बाद में सिबेल ने ना अपोलो के साथ रिलेशन में आने से मना कर दिया। तो बदले में ना सजा के तौर पर अपोलो ने उसे हमेशा की जिंदगी तो दे दी, लेकिन जवानी ना दी। तो जैसे जैसे सिबेल की उम्र बढ़ती गई ना वो छोटी होती गई, और आखिरकार इतनी छोटी हो गई कि वो एक बोतल में रहने लग गई। एक बार सिबेल से किसी ने पूछा कि तुम चाहती क्या हो, तो उसके जवाब में उसने कहा कि मैं सिर्फ मौत चाहती हूँ। एक और कहानी ये बताती है कि इस क्यूमन सिबेल ने ना ग्रीक हीरो एनियस को ना अंडरवर्ल्ड में उसके मरे हुए बाप से ना मिलने के लिए जाने में मदद की थी। और अंडरवर्ल्ड में ना एनियस के बाप एनकाइसस ने ये बात कही कि एनियस जो है ना उससे ना दुनिया की बहुत बड़ी सल्तनत यानी एम्पायर जो है वो निकलेगा। और ट्रेडिशन के मुताबिक कहा जाता है कि रोम जो है ना वो एनियस के ही डिसेंडेंट से बनाया है। एक और कहानी में कहा जाता है कि सिबेल ने ना रोमन किंग टार्क्विन को 9 किताबें बेचने की ऑफर की, लेकिन उसने सिबेल की इन किताबों को लेने से इनकार कर दिया। सिबेल ने 3 किताबों को आग लगा दी और फिर से वापस आकर बाकी की 6 किताबें उसी कीमत पर बेचने का कहा। तो इस बार भी किंग ने वो 6 किताबें लेने से मना कर दिया।
तो सिबेल ने 3 किताबें और जला दी और इस बार वो बाकी की 3 किताबें लेकर उस किंग के पास आई और इस बार ना उस किंग ने वो किताबें खरीद ली। कहा जाता है कि इन किताबों में ना रोम के फ्यूचर के बारे में प्रोफेसीज लिखी हुई थी, जिनको टार्क्विन ने ना जुपिटर के मंदिर में रखवा दिया, जहां पर वो स्पेशल ओकेजन्स पर उनसे कंसल्ट करने आया करता था। कहते हैं कि 83 BC में ना उन तीनों किताबों को भी आग लग गई। आई एम ग्लैड दिस पार्सल ऑफ व्यूअर्स आर सो रीजनेबल, यानी मुझे खुशी है कि दिस पार्सल यानी ये जो इतने सारे व्यूअर्स यानी लवर्स हैं मेरे जो मुझे विन करने के लिए आए हैं, ये इतने ज्यादा समझदार हैं। फॉर देयर इज नॉट वन अमंग देम बट आई डॉट ऑन हिज वेरी एब्सेंस, यानी इन सब में से कोई एक भी ऐसा नहीं है कि जिसकी एब्सेंस मैं ना चाहती हूँ, यानी मैं इन सबको चाहती हूँ कि ये सब यहाँ से चले जाएं, मतलब ये हैं तो अच्छे, ये सब यहाँ से चले जाएं। एंड आई प्रे गॉड ग्रांट देम अ फेयर डिपार्चर, और मैं खुदा से दुआ करती हूँ कि खुदा इनको सही सलामत घर पहुंचा दे। तो नैरेसा जो होती है वो कहती है, डू यू नॉट रिमेंबर लेडी, लेडी क्या आपको याद नहीं है, इन योर फादर्स टाइम, आपके फादर के टाइम में जब आपके फादर जिंदा थे, अ वेनेटियन यानी वीनस का एक आदमी, अ स्कॉलर जो कि एक स्कॉलर था, एंड अ सोल्जर एक सोल्जर भी था, दैट केम हाइदर जो कि यहाँ पर आया था, इन कंपनी ऑफ द मार्क्विस ऑफ मॉन्टफेरेट, जो मार्क्विस ऑफ मॉन्टफेरेट था उसके साथ वो वीनस का एक स्कॉलर और सोल्जर आया था। क्या आपको याद है? वो मॉन्टफेरेट जो है ना, ये भी इटली के अंदर जेनोवा के साथ ना एक छोटा सा सिटी है। कोशिश होती है वो कहती है, यस यस हाँ मुझे याद है, इट वाज बेसेनियो, हाँ वो बेसेनियो था, एज आई थिंक ही वाज सो कोल्ड। अब इस लाइन का मतलब है, एज आई थिंक का मतलब है कि जहां तक मुझे याद है, ही वाज सो कोल्ड, हाँ यही उसका नाम था। अब ये लाइन ना यहाँ पे पोर्शन ने इसलिए यूज की क्योंकि यहाँ पे उसने ना जल्दी जल्दी में कह दिया यस यस हाँ हाँ इट वाज बेसेनियो, कि उसका नाम बेसेनियो था, लेकिन फिर उसे लगा कि ये मैंने मतलब कितनी जल्दी उसका नाम ले दिया, अगर मैं मतलब इतनी एक्साइटमेंट शो करूंगी तो मेरी जो मेड है नैरेसा वो कुछ और ही ना समझे, तो इसलिए वो कहती है कि हाँ शायद शायद हाँ यही नाम था उसका, मतलब अब नाटक कर दिए कि शायद मुझे अच्छी तरह से उसका नाम नहीं याद, लेकिन उसे यहाँ पर उसका नाम अच्छी तरह से याद था। तो नैरेसा जो है ना वो कहती है, ट्रू मैडम, हाँ मैडम यही नाम था उसका। ही ऑफ ऑल द मेन दैट एवर माई फुलिश आईज लुक्ड अपॉन, यानी वो जो आदमी था ना बेसेनियो, कि आज तक मेरी आंखों ने यानी मेरी इन बेवकूफ़ आंखों ने जितने भी आदमी को देखा है, फुलिश आइज उसने इसलिए कहा है कि मैं गलत भी हो सकती हूँ, कि मेरी इन बेवकूफ़ आंखों ने जितने भी आदमी को आज तक देखा है ना, वो बेसेनियो जो था ना वो क्या था कि वॉज द बेस्ट डिजर्विंग अ फेयर लेडी, वो उन सब आदमियों में ना सबसे अच्छा आदमी था जो कि एक फेयर लेडी डिजर्व करता है। यहाँ पे फेयर लेडी ऑब्वियसली बात है कि वो पोर्शिया को ही कह रही है कि मतलब आप जैसी फेयर लेडी को वही आदमी डिजर्व करता है। तो पोर्शिया जो होती है कहती है, आई रिमेंबर हिम वेल, यानी मुझे वो अच्छी तरह से याद है, एंड आई रिमेंबर हिम वर्दी ऑफ दाई प्रेज, और मुझे उसका चेहरा मतलब वो दिखने में कैसा था ये भी अच्छी तरह से याद है, और इसलिए मैं कहूंगी कि वो वर्दी ऑफ दाई प्रेज, यानी वो तुम्हारी तारीफ के काबिल है कि तुम उसकी तारीफ करो। इंटर अ सर्विंग मैन, इतने में एक सर्विंग मैन आता है यानी नौकर आता है, खादिम आता है। तो पोर्शिया कहती है, हाउ नाउ, यहाँ कैसे, व्हाट न्यूज, क्या खबर लेकर आए हो। सर्वेंट जो होता है ना वो कहता है, द 4 स्ट्रेंजर्स सीक फॉर यू मैडम, यानी वो जो 4 स्ट्रेंजर्स है ना, वो जो अजनबी हैं जो कि आपको वू करने के लिए आए थे, वो सीक फॉर यू यानी वो आपकी तलाश कर रहे हैं, आपको ढूंढ रहे हैं। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया ना कि इस टेक्स्ट के अंदर थोड़ी सी चेंजिंग हुई है, यानी शेक्सपियर के बाद में भी किसी ने चेंजेस किए हैं टेक्स्ट के अंदर, क्योंकि ऊपर नैरेसा ने 6 के बारे में बताया, यानी 6 वूअर्स के बारे में, 6 लवर्स के बारे में बताया जो कि पोर्शिया को विन करने के लिए आए हैं, लेकिन सर्वेंट जो है वो कह रहा है कि वो जो 4 स्ट्रेंजर्स हैं वो आपका इंतजार कर रहे हैं। तो यहाँ पे 4 की बजाय 6 आना था, यानी जिस बंदे ने भी इसके अंदर चेंजेस की शेक्सपियर के इस टेक्स्ट के अंदर, उसने इस बात को नोट ही नहीं किया कि यहाँ पे 6 आना था। टू टेक देयर लीव, यानी वो जाने वाले हैं लेकिन जाने से पहले आपसे मिलना चाहते हैं। एंड देयर इज अ फॉररनर, और एक और मैसेंजर आया है, कम फ्रॉम अ 5th 5वें सूटर से, द प्रिंस ऑफ मोरक्को, यानी मोरक्को का जो प्रिंस है उसका एक मैसेंजर आया है। फॉररनर कहते हैं कि जब कोई टाइम के अंदर, मतलब पहले टाइम के अंदर जब कोई प्रिंस कहीं पे जाता था या कोई आदमी कहीं पे जाता था ना, तो वो अपने से पहले एक बंदा भेजता था कि उनको जाके बताओ कि मैं आ रहा हूँ, तो उसको कहते हैं फॉररनर, यानी जो ओरिजिनल बंदे से पहले जाता है। मैसेंजर जो होता है जो मैसेज लेके जाता है कि हाँ मेरा मालिक आ रहा है। तो फिर कहता है, हु ब्रिंग्स वर्ड द प्रिंस हिज मास्टर विल बी हियर टुनाइट, यानी वो जो फॉररनर मैसेंजर आया है ना, उसने कहा है कि मेरा मास्टर जो है ना, द प्रिंस ऑफ मोरक्को जो है, वो आज रात यहाँ पर आ जाएगा, पहुंच जाएगा। अच्छा, तो पोर्शिया जो होती है ना वो कहती है, इफ आई कुड bid the 5th welcome with so good a heart as I can bid the other 4 farewell, I should be glad of his approach। पोर्शिया कहती है कि अगर ये जो 5वां सूटर मुझे विन करने के लिए आ रहा है, इसको मैं क्या हूँ
कि इतने ही अच्छे दिल के साथ अगर मैं इसको वेलकम कर पाई कि जितने अच्छे दिल के साथ मैं उन चारों को यहाँ से अलविदा कर रही हूँ, तो मैं उसके आने पर ना बहुत ही ज़्यादा खुश होंगी। इफ़ ही हैव द कंडीशन ऑफ अ सेंट, कंडीशन का मतलब है कैरेक्टर यानी नेचर, यानी अगर ये जो प्रिंस ऑफ मोरक्को आ रहा है, अगर इसकी अंदर की जो नेचर है ना वो एक सेंट की हुई, यानी एक अच्छे शरीफ आदमी की, पादरी की तरह नेक आदमी की हुई ना, एंड द कम्प्लेक्शन ऑफ अ डेविल, और इसका जो कम्प्लेक्शन यानी कलर जो है वो एक डेविल यानी शैतान की तरह हुआ, आई हैड रादर ही शुड श्राइव मी देन वाइव मी। श्राइव मी का मतलब है कन्फेसर, यानी मैं चाहूंगी कि बजाय इसके कि वो मुझसे शादी करे यानी मुझे अपनी बीवी बनाए, मैं चाहूंगी कि वो फादर बन के ना मेरा कन्फेशन ले। क्रिश्चियंस के अंदर ना ये चीज़ होती है कि अगर किसी बंदे ने कोई गुनाह किया है ना, तो वो अगर पादरी के पास जाए और उसके पास जाकर अपने गुनाहों का कन्फेशन कर ले, या फिर मरने से पहले पादरी के पास अपने गुनाहों का कन्फेशन कर लेना, तो गॉड उसे माफ कर देगा। उसने ये बात क्यों कही कम्प्लेक्शन ऑफ अ डेविल, क्योंकि शेक्सपियर के टाइम के अंदर डेविल को जब भी पेंट किया जाता था ना, तो ब्लैक रंग के अंदर ही, ब्लैक कलर के अंदर ही पेंट किया जाता था। तो इसलिए वो कह रही है कि अगर उसकी कंडीशन जो है वो एक सेंट की तरह, एक बाबे की तरह हुई, और उसका चेहरा जो है वो काला हुआ ना, तो मैं चाहूंगी कि बजाय इसके कि वो मुझे अपनी बीवी बनाए, वो मेरा कन्फेसर बने, यानी वो पादरी बन के ना मेरे जितने भी गुनाह हैं उनको बख्शवा दे, यानी मैं उससे शादी बिल्कुल भी नहीं करना चाहूंगी। और एक और वजह है कि यहाँ पे जो कम्प्लेक्शन है ना वो डेविल के साथ क्यों कंपेयर किया गया है, क्योंकि वो प्रिंस है, वो प्रिंस ऑफ मोरक्को है। मोरक्को जो है ये अफ्रीका का एक इलाका है जहाँ पर काले लोग रहते हैं। तो पोर्शिया यही समझ रही है कि वो प्रिंस जो है वो मोरक्को से आया है, इसलिए वो काला ही होगा, तो इसलिए वो कह रही है। फिर कहती है कम नेरिसा, यानी आ जाओ नेरिसा, सिरा गो बिफोर। सिरा का जो वर्ड है ये सर्वेंट के लिए यूज किया जाता है, तो वो अपने उसी सर्वेंट से कह रही है कि सर्वेंट चलो, गो बिफोर यानी आगे आगे चलो, हमें लेकर चलो। वाइल्स वी शट द गेट्स अपॉन वन हू अनदर नॉक्स एट द डोर, यानी जब हम एक जो लवर है मेरा मुझे विन करने के लिए आया था, मतलब उसको हम अलविदा कर रहे हैं, तो एक और जो है वो दरवाजे पे आकर नॉक दे रहा है यानी दस्तक दे रहा है। तो एग्जीक्यूट यहाँ पे वो सब चले गए और यहाँ पे ये सीन एंड हो गया।